नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैथोड किरणों की खोज या फिर इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, जो कैथोड किरणों की खोज हुई थी आगे चल के पता चला कि वही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कैथोड किरणों की खोज। तो कैथोड किरणों की खोज का जो श्रेय है वो जूलियस प्लकर को जाता है। ठीक है, कौन थे साइंटिस्ट? जूलियस प्लकर। काफी लोग इन्हें जूलियस प्लंकर भी कहते हैं। तो इंग्लिश में तो खैर स्पेलिंग में प्लकर पढ़ने में आता है और प्लकर भी ही उनका क्या है, नाम है। तो कैथोड किरणों की खोज जो है वो जूलियस प्लंकर नामक वैज्ञानिक ने की। किस तरीके से की? तो सबसे पहले तो इन्होंने एक विसर्जन नलिका ली। सबसे पहले इन्होंने एक क्या ले ली? डिस्चार्ज ट्यूब या फिर एक विसर्जन नलिका ली। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। सबसे पहले इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब यानी कि विसर्जन नलिका ली और उसमें एक निर्वात पंप लगाया। निर्वात पंप यानी कि वैक्यूम पंप। इसमें एक क्या लगा दिया? निर्वात पंप यानी कि वैक्यूम पंप लगा दिया। ठीक है, सबसे पहले तो एक विसर्जन नलिका ली और उसमें निर्वात पंप लगाया। निर्वात पंप का काम यहाँ पे दाब का मान कम करना है। अब इसमें क्या करेंगे? धातु की दो छड़ें जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, इन्हें इसमें लगाया गया। धातु की दो छड़ें, पहली वाली छड़ क्या थी? कैथोड। पहली वाली छड़ यानी कि कैथोड लगाई और दूसरी वाली छड़ यानी कि एनोड लगाई। अब इन दोनों छड़ों को इनने क्या किया? एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इन्होंने इन दोनों छड़ों को एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कैथोड का जो भाग है वो बैटरी के ऋण भाग से जोड़ा और एनोड को जो है वो बैटरी के धनात्मक भाग से जोड़ा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? एक विसर्जन नलिका ली, उसमें निर्वात पंप लगा के इधर पे दाब का मान कम किया। ठीक है, और धातु की दो छड़ें लगाई, कैथोड व एनोड, और इन दोनों छड़ों को एक उच्च वोल्टता वाली बैटरी, लगभग 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही बैटरी से धारा प्रवाहित कराते हैं तो धारा कहाँ पे? कैथोड में प्रवेश करती है और कैथोड से कुछ नए प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं। चूंकि ये किरणें कैथोड से उत्पन्न होती हैं इसलिए इन किरणों का नाम रख दिया गया क्या? कैथोड किरणें यानी कि कैथोड रेस। ठीक है, यहां से क्या हुई? कैथोड किरणों की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। जूलियस प्लंकर ने एक विसर्जन नलिका ली, उसमें निर्वात पंप लगा के यहाँ पे दाब का मान कम किया, लगभग 10 की घात -2 mm ऑफ Hg से 10 की घात -3 mm Hg तक इसमें दाब का मान कम किया और इसमें क्या किया? धातु की दो छड़ें लगाकर इसे एक उच्च वोल्टता वाली बैटरी, लगभग 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही बैटरी से धारा प्रवाहित की गई, कैथोड गर्म हुआ, कैथोड से कुछ नए प्रकार की किरणें उत्सर्जित होने लगी। चूंकि ये किरणें कैथोड से उत्पन्न होती हैं इसलिए इन किरणों को कहा गया क्या? कैथोड किरणें। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण। ठीक है, कैथोड किरणों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इनके गुणों का अध्ययन जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, इनके गुणों का अध्ययन जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया। सबसे पहले इन्होंने पता क्या किया? सबसे पहला जो गुण इन्होंने देखा, तो सबसे पहले तो इधर पे देखो माइका का एक ब्लॉक रख के चेक कर लो। ठीक है, माइका का एक ब्लॉक रख के चेक कर लो। तो जो किरणें ब्लॉक के सामने थी वो ब्लॉक से यहीं पे टकरा के रुक गई और जो किरणें ऊपर की तरफ थी तो वो पीछे की तरफ जाकर इस दीवार पर जाकर हरा कलर का क्या करती हैं? चमक पैदा करती हैं। ठीक है, हरे कलर की क्या करती हैं? हरे रंग की चमक, हरे रंग की चमक पैदा करती हैं। और इधर पे क्या करने लगी? इस ब्लॉक की शेडो बनाने लगी। शेडो का मतलब इधर पे परछाई बनने लगी। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें क्या होती हैं? सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैथोड किरणें, कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, करती हैं।
क्योंकि क्योंकि ये मार्ग में रखी वस्तु की, मार्ग में रखी वस्तु की क्या करती हैं, छाया बनाती हैं, छाया बनाती हैं। क्योंकि ये मार्ग में रखी वस्तु की क्या करती हैं, छाया बनाती हैं। और ये वाला डायग्राम यहाँ पे फिट कर दोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही। सबसे पहले तो कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई ये हमें लिखना है, इसकी हमें थ्योरी लिखना है। उसके बाद कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन सबसे पहले जे थॉमसन ने किया, और जे थॉमसन ने यहाँ पे माइका का ब्लॉक रख के देखा। माइका के ब्लॉक की पीछे इधर पे क्या बन गई, शेडो, यानी कि छाया बन गई। जो किरणें माइका के ब्लॉक के सामने थी वो टकरा कर रुक जाएंगी, और जो ऊपर थी तो वो ऊपर से जाकर दीवार पे जाके हरे रंग की चमक उत्पन्न करेंगी, जिससे सिद्ध होता है कि ये क्या होती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, सीधी रेखा में चलती हैं। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, वही सेम विसर्जन नलिका थी। ठीक है, निर्वात पंप लगा हुआ था, इधर पे कैथोड था। ठीक है, और इधर पे क्या था, एनोड। अब इनने क्या रखा कि रास्ते में एक पैडल व्हील रख के देखा, एक पहिया रख के देखा। तो जैसे ही इन्होंने रास्ते में एक पहिए को रखा, ठीक है, जैसे ही इन्होंने रास्ते में एक पहिए को रखा और जैसी कैथोड किरणें निकली, ये पहिया घूमने लगा। ठीक है, ये पहिया क्या होने लगा, घूमने लगा। और पहिए की इधर पे पीछे की तरफ छाया भी बन रही थी, जिससे पहला वाला एक्सपेरिमेंट भी क्या है, प्रूफ है कि पहिए की भी इधर पे क्या बन रही, शेडो। ब्लॉक रखोगे, ब्लॉक की भी क्या बन रही, शेडो, यानी कि ये सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, रास्ते में रखे पहिए को घुमा दिया। अगर रास्ते में रखे पहिए को अगर इन्होंने घुमा दिया, इसका मतलब ये किरणें तो नहीं हो सकती हैं, ये बहुत छोटे छोटे क्या हैं, मासिव पार्टिकल, ये छोटे छोटे क्या हैं, कण हैं जिनके अंदर द्रव्यमान है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, छोटे छोटे ये छोटे छोटे कणों से मिलकर, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, बनी होती हैं। क्योंकि ये मार्ग में रखे पहिए को घुमा देती हैं, मार्ग में रखे पहिए को घुमा देती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, अगर इनके पास क्या है, द्रव्यमान है, और किसी ना किसी ये वेग से क्या है, गतिमान है, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो थर्ड प्रॉपर्टी है कि कैथोड किरणों के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। पहला गुण हो गया, ये सीधी रेखा में चलती हैं क्योंकि ये मार्ग में रखी वस्तु की छाया बनाती हैं। दूसरा हो गया, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं क्योंकि ये रास्ते में रखे पहिए को घुमा देती हैं। और अगर ये छोटे छोटे कण हैं तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। आगे देखें नेक्स्ट। ठीक है, आगे देखें सभी लोग थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड तो हो चुकी, फोर्थ देखेंगे। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी काइनेटिक एनर्जी है। अब इन किरणों को क्या है, विद्युत क्षेत्र में से गुजारा गया। जैसे ही विद्युत क्षेत्र में से गुजारा गया तो ये कैथोड है, ये एनोड है। जैसे ही इस पर हमने क्या लगाया, विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र में गुजारे जाने पर ये जो किरणें हैं वो धन प्लेट की तरफ क्या हो गई, मुड़ गई। जैसे ही इनको विद्युत क्षेत्र में से गुजारा गया, ये किरणें धन प्लेट की तरफ क्या हो गई, मुड़ गई। इससे सिद्ध होता है कि इन पर कौन सा चार्ज है, ऋणावेश है। ठीक है, सीधी रेखा में भी चल रही, मार्ग में रखे पहिए को घुमा रही, यानी कि छोटे छोटे से ये क्या है, कण है। जैसे विद्युत क्षेत्र में से गुजारा तो ये धन प्लेट की तरफ मुड़ गई, इसका मतलब इन पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश है। यानी कि कैथोड किरणों पर क्या होता है, ऋण आवेश, ऋणावेश उपस्थित होता है। क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में धन प्लेट की ओर क्या करती हैं, मुड़ जाती हैं, धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो,
जैसे ही इन किरणों को हमने चुंबकीय क्षेत्र में भेजा, ठीक है, जैसे ही इन किरणों को हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा या भेजा, तो ये उत्तरी ध्रुव की तरफ मुड़ गई, ठीक है। यानी कि ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में, कहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर क्या करती हैं, मुड़ जाती हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। तो 5 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हुई, सीधी रेखा में चलती हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, गतिज ऊर्जा होती है, ये विद्युत क्षेत्र में धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि इन पर ऋणावेश होता है। ये क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र में भी उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। 6th प्रॉपर्टी। अच्छा, इनका वेग कितना होता है, तो प्रकाश के वेग का 1/10 पार्ट, ठीक है, 1/10 पार्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग का लगभग 1/10वें भाग के साथ में ये क्या करती हैं, गति करती हैं। तो ये 6 प्रॉपर्टी हो गई। 7th प्रॉपर्टी देखेंगे सभी लोग। ठीक है, 7th प्रॉपर्टी, ये किरणें क्या करती हैं, जैसी फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ती हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट को ये काला कर देती हैं। तो क्या लिखेंगे, ये किरणें फोटोग्राफिक, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को कैसा कर देती हैं, काला कर देती हैं, काला कर देती हैं। 8th प्रॉपर्टी देखेंगे सभी लोग। जैसे ही इन किरणों के बीच में, ठीक है, जैसे ही इन किरणों के बीच में हम एक उच्च गलनांक वाली धातु, एक उच्च गलनांक वाली धातु जैसे टंगस्टन, उच्च गलनांक वाली धातु जैसे टंगस्टन को रखते हैं, तो ये किरणें जैसी टंगस्टन पे पड़ती हैं तो इनसे कुछ नए प्रकार की किरणें क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं, और इन नए प्रकार की किरणों को बोलते हैं एक्सरे। कुल मिला के बात यह है कि कैथोड किरणों को जैसी उच्च गलनांक वाली धातु पर गिराएंगे तो ये एक्सरे क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। ठीक है, यहां तक तो कैथोड रेज होंगी। जैसी टंगस्टन पर पड़ेंगी, उच्च गलनांक वाली धातु पर ये गिरेंगी, ये कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, एक्सरे में। ये 8 प्रॉपर्टी हो गई। 9th प्रॉपर्टी देखो जरा। अच्छा ध्यान से देखो, कैथोड किरणें जैसी निकली तो इस विसर्जन नलिका के अंदर कोई भी गैस भरी हुई हो उस पर कैथोड किरणें निर्भर नहीं करती हैं। और कैथोड और एनोड जो हमारे पास इलेक्ट्रोड थे, ये किरणें इन इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर, इन इलेक्ट्रोड के पदार्थ पर भी निर्भर नहीं करती हैं। तो 9th प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये किरणें विसर्जन नलिका में भरी गैस, विसर्जन नलिका में भरी गैस व इलेक्ट्रोड के पदार्थ या इलेक्ट्रोड के मटेरियल, इलेक्ट्रोड के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, इधर पे कोई भी गैस भरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो इलेक्ट्रोड हैं वो किसी भी पदार्थ के बने हो, ठीक है, प्लेटिनम के बने हो, ग्रेफाइट के बने हो, इस बात से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट इसमें हम लोग टॉपिक देखते हैं E/M रेशियो। ठीक है, लास्ट टॉपिक हम देखते हैं इसमें क्या, E/M रेशियो। ठीक है, चार्ज अपॉन मास रेशियो, E/M अनुपात किसका, कैथोड किरणों का, या फिर इन्हीं का नाम रखा गया था आगे चल के क्या, पहले तो नाम रखा गया था इनका नेगाट्रॉन्स। ठीक है, नेगाट्रॉन्स से बाद में बदलकर इनका नाम रख दिया गया क्या, इलेक्ट्रॉन। बाद में इनका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन रखा गया। तो इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड किरणों के लिए अगर हम E/M रेशियो निकालें तो कितना आएगा, देखो E/M रेशियो किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है इस पर।
अपॉन में द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। जैसे ही इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 1.6 अपॉन में 9.1 इंटू में 10⁻⁻19 और ये माइनस का 31 है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस का 31 कूलाम पर किलोग्राम, कूलाम पर किलोग्राम। इसके बाद देखो पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल होगा, 91 से जैसे ही हम लोग डिवाइड लगाएंगे किसमें 16 में, तो 16 में कैसे डिवाइड लगाएंगे, देखो 0 लगाएंगे पॉइंट बढ़ाएंगे, 1 टाइम ये कैंसिल हो रहा, 91 का 1 में मल्टीप्लाई कराओ 91 माइनस करो जरा, 10 में से 1 जाएगा 9, ठीक है 9 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर करीब करीब 7 बार ये चला जाएगा, 7 एकम 7 और 7 नाम 63, ठीक है कितना बचेगा, 10 में से 7 गया तो ये बचेगा 3, 8 में से 3 गया तो बचेगा 5, फिर 0 लगाएंगे और लगभग 5 बार क्या हो रहा भाग चला जाएगा, कितना आ जाएगा 0.175 इंटू 10⁻, कितना बचेगा यहाँ से, देखो 31 और 19 लगभग ये बचेगा प्लस का 12। आंसर हम लोग यहाँ पे छोड़ते नहीं है, पॉइंट को जैसे ही एक डिजिट हम लोग खिसकाएंगे तो ये आ जाएगा 1.75 इंटू में 10⁻, कितना 12, और जैसे ही एक डिजिट आगे खिसकाएंगे, एक डिजिट राइट हैंड पे खिसका रहे तो क्या आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 1.75 इंटू 10⁻11 और आंसर आएगा किसमें कूलाम पर किलोग्राम। यही हमारा क्या हो जाएगा E/m रेशियो, ठीक है यही हमारा क्या हो जाएगा E/m रेशियो। इस तरीके से हम लोग E/m रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आज हमने देखा कि कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और उनका हम E/m रेशियो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एनोड किरणें क्या है और उनकी रिसर्च कैसे हुई और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और उनका E/m रेशियो क्या है। आज के लिए हम छोड़ेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।